हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो आज मैथ्स पोल एक नई सीरीज लेके आया है जो स्पेशली आईआईटी जेईई के लिए है। इसमें मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस होगा वो यहाँ पे कवर कराया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से, विद एग्जाम्पल एंड विद ग्राफ्स। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आने नहीं वाली है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ इस चैनल को और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये सीरीज स्पेशली शुरू की गई है जिसमें 11th 12th और इसके साथ जो भी आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है या जो ड्रॉपर हैं, ये सब के सब इस चैनल से, इस सीरीज से मैथमेटिक्स को जान सकते हैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि ये मैं करवाऊंगी और जैसा मुझे आता है मैं बिल्कुल वैसे ही कोशिश करूंगी कि आपको भी मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरा नाम है चेतना विश्वास। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, मतलब मैं आईआईटी बीएचयू से पीएचडी कर रही हूँ मैथमेटिक्स में, और मैंने अपना गेट और नेट क्वालिफाई किया है। गेट मैंने क्वालिफाई किया है ऑल इंडिया रैंक 35 से, और नेट मैंने क्वालिफाई किया है ऑल इंडिया रैंक 65। ये दोनों ही मैथमेटिक्स से है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो जो मुझे आता है या जो जो जैसा जैसा मुझे लगेगा कि आपको ज़रूरत है, मैं उस टाइप से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। एक ही चीज़ अलग अलग तरीके से भी मैं समझा सकती हूँ। सो यस स्टूडेंट्स, सपोर्ट मैथ्स पोल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। आज का टॉपिक होने वाला है एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉगरिदम। मतलब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिदमिक फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो कि आईआईटी जेईई में बहुत बार पूछे भी गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका हम सीधा सीधा समझते हैं कि एफ ऑफ एक्स लिखते कैसे हैं, ए रेज टू एक्स। ए कोई कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ए आपने फिक्स कर दिया, मान लो 2। अगर मैं मानूं कि ए की वैल्यू 2 है, मैं ये एज ही सपोज कर रही हूँ, तो इसमें एफ ऑफ एक्स मेरा हो जाएगा 2 रेज टू एक्स। अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालूं तो 2 रेज टू 1, एफ ऑफ 2 निकालूं 2 रेज टू 2। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्स की प्लेस पे अपना वैल्यू रखती जा रही हूँ। तो जो हमारे पास आंसर आता जाएगा वही हमारा फंक्शन की वैल्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? अगर मैं ए को 1 रख दूं, तो अगर मैं ए को 1 रखूंगी तो इससे मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 रेज टू एक्स, जो कि 1 ही आएगा हमेशा। इसीलिए 1 रखने का कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन गया। चाहे मैं अब 1 की वैल्यू पे 1 पे वैल्यू निकालूं तो भी 1, 2 पे वैल्यू निकालूं तो भी 1, ये थ्रू आउट 1 ही देगा। इसीलिए इस फंक्शन में ए को 1 रखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम वैल्यू क्या रखेंगे? 0। 0 रखने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर फंक्शन हमेशा 0 ही वैल्यू देगा, अगेन अ कांस्टेंट फंक्शन। तो जो हम वैल्यू रखेंगे, एक बार हम देखेंगे फंक्शन फॉर 0, ए हमारा 0 से 1 के बीच हो तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, और ए हमारा जब 1 से आगे है तो क्या फंक्शन आएगा, हम इस बात को जानेंगे। सिर्फ 2 टाइप से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर मैं एक ही जगह कुछ नेगेटिव रखूं तो मुझे इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर मैं एफ ऑफ एक्स में अगर ए को कुछ नेगेटिव रखा, मानो मैंने रखा -2 रेज टू एक्स, तो इसमें जब जब इवन करूंगी तो 2 रेज टू एक्स आएगा, जब जब ऑड पावर होगी एक्स की तो -2 रेज टू एक्स आ जाएगा। लेकिन इससे कोई हमें फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये फंक्शन नहीं बन रहा है। क्योंकि ये क्या होगा, अगर आप यहाँ तक तो ठीक है, अगर मैं कुछ x की पावर हाफ ले लूँ तो -2 की पावर 1/2 ये रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, है ना, √2 आयोटा। तो हमें तो क्योंकि रियल से रियल हमने फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम r टू r, तो यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए ना फंक्शन की, और इसीलिए हम माइनस यहाँ पे वैल्यू नहीं रख सकते। अब अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी क्यों है? हमें आना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनते हैं इनके, क्योंकि हम सीधा सीधा कभी कभी ग्राफ से भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये 2 कैटेगरी में सॉल्व करूँगी, एक बार ए 0 से 1 के बीच में है और एक बार ए 1 से बड़ा है। ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ हो गया वाई, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये मैं साथ साथ करा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि इससे हम क्या सीखते हैं। देखो, जब हमारा ए 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच होने का मतलब कोई फ्रैक्शन है,
हमें ये आता होगा, कोई फ्रैक्शन है, आप सीधा सीधा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो हाफ, अगर मैं ए को हाफ ले लूँ और इसकी पावर बढ़ाऊं तो 1/4 यानी और डिक्रीज कर गया। तो ये जो फंक्शन बनता है ए रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स फंक्शन क्या बनेगा, ए रेस टू एक्स फंक्शन बनेगा ऐसे, डिक्रीज करता जाएगा, राइट। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि ए 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो कोई फ्रैक्शन है, उसकी जितनी पावर बढ़ती है वो उतना ही कम होता चला जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल भी आ गया है कि अभी अगर हाफ है, उसकी पावर 1 करूँ तो हाफ आएगा, हाफ की पावर 2 कर दूं तो 1/4 आ गया, वैल्यू घट गई। एक्स की वैल्यू बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू कम हो गई। ये था एफ ऑफ 1 और ये था एफ ऑफ 2, यहाँ है 1 और यहाँ है 2, 1 से 2 जाने पे फंक्शन की वैल्यू नीचे गिर गई, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी देख लेते हैं, जहां हमारे a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, a रेस टू x। क्यों इंक्रीजिंग होगा, जैसे मैंने a को मान लो 2 ले लिया, तो 2 की पावर 1 2 देगा, 2 की पावर 2 4 देगा, बढ़ गया ना। यहाँ है वैल्यू 1 और ये है वैल्यू 2, तो f ऑफ 1 का मतलब 2 की पावर 1, यहाँ वैल्यू आएगी f ऑफ 2 और बढ़ गया, तो ये इंक्रीज कर गया, जब x बढ़ा तो ये वैल्यू भी इंक्रीज कर गई, इसीलिए ये फंक्शन हमारा हो गया इंक्रीजिंग। तो यहाँ मैं आपको ये एग्जाम्पल से इसलिए समझा रही हूँ कि अगर आपको पेपर में या कभी भी एग्जाम ग्राफ याद ना रहे कि कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग, आप एक एग्जाम्पल ले लो 1/2 और 2 का, और फिर देखो कि हाफ तो 0 से 1 के बीच में, तो इस कैटेगरी का है, 2 इस कैटेगरी का है, इससे इजीली आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ हमने ये सीखा कि जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो 0 से 1 जब a रहेगा तो डिक्रीज करेगा, और यहाँ फंक्शन इस टाइप का होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। दूसरा इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 पे वैल्यू क्या आती है, ये फंक्शन जितने भी बनेंगे सब 0 पे बन देंगे, क्योंकि a रेस टू 0 हमेशा 1 होने वाला है, राइट, चाहे a की कोई भी वैल्यू हो। तो इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू, मान लो अगर कोई भी a है, चाहे a 0 से 1 के बीच में हो, चाहे a 1 से बड़ा हो, ये हमेशा 1 पे ही आएगा। x इक्वल टू 0 इम्प्लाई f ऑफ x, जो कि क्या है a रेस टू x, वो हमेशा 1 वैल्यू ही देगा, चाहे a की कोई भी वैल्यू हो। तो ये ग्राफ एक्चुअल में ऐसे ऐसे चले जाएंगे, आप समझ रहे हो, a की अलग अलग वैल्यू पे नेचर सेम रहेगा, 1 से छोटा है तो डिक्रीजिंग आने वाला है, अगर a 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग आने वाला है। a इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू 1 का मतलब है कि ये थ्रू आउट सेम ही है, वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो अगर मैं a इक्वल टू 1 की बात कर रही हूँ तो फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होगा ऐसे, मतलब ये थ्रू आउट सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। कांस्टेंट फंक्शन मतलब चाहे नेगेटिव लूँ तब भी वैल्यू 1 आ रही है, पॉजिटिव लूँ तब भी 1 आ रही है, हमेशा वैल्यू 1 है। दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ से हमने सीखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या ग्राफ होता है, क्या नेचर होता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है। लॉग फंक्शन होता है कि जैसे इसको ऐसे लिखते हैं लॉग ए एक्स। इस फंक्शन को अगर समझना है तो इसका सीधा कॉन्सेप्ट है a की कितनी पावर लगाऊं कि x मेरा आ जाए। जैसे अगर मुझे चाहिए log 10 ऑफ 1000, तो इसका मतलब होता है 10 की कितनी पावर रखने पे 1000 आंसर आएगा, 10 की 3 पावर रखने पे 1000 आता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो कि हमारे पास बेस का क्या मतलब होता है, लॉग फंक्शन का क्या मतलब होता है। तो कोई हमें बेस ऑलरेडी गिवन है, तो बेस अगर हमें पता है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पूछा है x कब आएगा, तो वो नंबर जो a की पावर रखने के बाद x वैल्यू जनरेट कर दे, तो ये जो y मिलेगा ये आंसर होगा log a x का। अब यहाँ भी जो हमने फंक्शन बनाया है log a x, a की अलग अलग पावर पे हमारा फंक्शन डिपेंड करेगा। मतलब अगर a को मैं 1 ले लूँ तो यहाँ भी 1 की कितनी पावर रखने पे वैल्यू x दे देगी, कुछ भी रखूंगी तो x नहीं आने वाला है, ऐसा आएगा। कभी भी 1 की कोई भी पावर रखूंगी तो x मिलेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ भी हम लेते हैं कि हमारा a 1 नहीं हो सकता है, और हमारा a क्या होगा, अब दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं, या तो a को ले लो लेस देन 1 और एक बार a को ले लिया ग्रेटर देन 1। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है कि अगर फंक्शन 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ ऐसे जाता है, और अगर फंक्शन 1 से छोटा होता है तो ये ग्राफ ऐसे जाता है। तो लॉग फंक्शन अगर हम ऐसे डिफाइन करें तो जब a 1 से छोटा होगा तो
डिक्रीज करता है, जब a 1 से बड़ा होगा तो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ हम ये देख सकते हैं इजीली कि इनका नेचर क्या है, और ये हमेशा 1 पे वैल्यू 0 देगा। ठीक है, x की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगी तो ये हमेशा 0, क्यों? क्योंकि तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ डिफाइन कर रही हूँ कि मेरा फंक्शन की वैल्यू x पे जब x की वैल्यू 1 आएगी तो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 1 0 होगा। क्यों? यहाँ मैं ये लिख रही हूँ log a1 इज 0। वाई सो? क्योंकि a की कितनी पावर रखने पे 1 आएगा? 0 रखने पे 1 आएगा, तो यहाँ वैल्यू आ गई 0। अब ये देखते हैं लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बीच में रिलेशन क्या होता है। ये हो गया a लेस देन 1, इधर आया a ग्रेटर देन 1। व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 log x का ग्राफ होता है ऐसे, और जब a लेस देन 1 होता है तो ग्राफ आ जाता है डिक्रीजिंग। ठीक है, अब अगर ये तो हो गया log a x, और यहाँ भी आया log a x। अब अगर मैं y इक्वल टू x पुट कर दूं, y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करूं, तो वो लाइन आएगी यहाँ पे। जो फंक्शंस y इक्वल टू x पे एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हैं वही एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होते हैं। मतलब अब अगर मैं इसकी इनवर्स इमेज बनाऊं यहाँ पे, जब a पॉजिटिव है, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? ये फंक्शन बन जाएगा मिरर इमेज। तो ये हमारा जो फंक्शन बनेगा ये बन जाएगा a रेज टू x, और यहाँ पे अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो ये बनेगी मिरर इमेज ऐसे। ये हो गया a रेज टू x व्हेन a इज लेस देन 1, और ये व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब जो दो फंक्शंस हमें पता है ऑलरेडी कि अगर y इक्वल टू x पे दो फंक्शन मिरर इमेज बनाते हैं तो वो एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होने का क्या मतलब है? f ऑफ जी एक्स रखने पे वापस x आए, g ऑफ एफ एक्स रखने पे भी वापस x आना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन log x को ex को बता रही हूँ, यानी log a ऑफ ax करूंगी तो भी x आएगा, और a के अंदर x की जगह log ax रखूंगी तो भी मेरा x ही आएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो हम log की क्या क्या बेस रख सकते हैं? तो log ax में मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब हो गया अगर मैं log a की जगह e रख दूं, e क्या है? 2.718 समथिंग, तो ये वैल्यू रखने पे हमारा आ जाता है नेचुरल लॉग। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ln x। ठीक है, इसके बाद दूसरा एक कॉमन लॉग हम यूज करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है, उसमें अगर मैं a की जगह रख दूं 10, तो log ax हो जाएगा log 10x। तो ये कॉमनली यूज लॉग है कि लॉग यूज करोगे तो a की जगह 10 रख दो, और वैसे नेचुरल लॉग का मतलब होता है कि बेस में e, इस e का मतलब हो गया इसकी वैल्यू 2.718 समथिंग होती है, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर ये यूज करके हम बेस और तब लॉग की वैल्यू निकालें तो वो हमारा नेचुरल लॉग देता है, उसको ln से डिनोट करते हैं। अब करते हैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी लॉग की हो गई log a m इंटू n। अगर प्रोडक्ट है तो वो सम में ब्रेक होगा, यानी log a m प्लस log a n, और इसमें m और n होने चाहिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और a होना चाहिए नॉट इक्वल टू 1। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जो log का ग्राफ था वो दोनों ही हमारा डोमेन पॉजिटिव था। log फंक्शन का जो डोमेन होता है ओपन 0 से इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव पे कोई वैल्यू नहीं आती, 0 पे भी कोई वैल्यू नहीं आती, और को डोमेन हो जाएगा पूरा r का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सारी वैल्यूज ये देता है, और ये 1 पे वैल्यू 0 देता है। ठीक है, यानी log a 1 इक्वल टू 0 ये हमें आना चाहिए। तो अब जो हमारे प्रॉपर्टी है इसको प्रूव कैसे करेंगे? इसको मैंने ले लिया x और इसको मैंने ले लिया y, तो लेट log am is equal to x and log a n इक्वल टू y। अगर ये है तो मैं एक्सपोनेंशियल, मैंने अभी बताया कि लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ साइड कर दूं, अप्लाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ साइड, तो इसका मतलब क्या होगा? a रेज टू log a m मुझे देगा a रेज टू x, और a रेज टू log a n देगा a रेज टू y,
और मैं बता चुकी हूँ क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, मैंने अभी पीछे बताया। ए रेस टू लॉग ए एक्स मुझे वापस एक्स ही देगा, तो यहाँ से मुझे मिल गया ए रेस टू लॉग ए एन की वैल्यू एम आएगी, और यहाँ ए रेस टू लॉग ए एन की वैल्यू एन आएगी। तो यहाँ से मुझे मिला ए रेस टू एक्स इज एम एंड ए रेस टू वाई इज एन। इसके बाद मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं क्योंकि मुझे m इंटू एन का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं ले लेती हूँ m इंटू एन का प्रोडक्ट log m इंटू एन। तो log a m इंटू एन का क्या मतलब हुआ, log a m इंटू एन में m और n की वैल्यू रख दिया, a की पावर x इंटू a की पावर y, और ये वैल्यू आती है सम, यानी पावर अगर बेस अगर सेम होती है तो पावर ऐड होती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा log a रेस टू x प्लस वाई। और अभी मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, तो अगर मैं log a के अंदर ax रख, इसका आंसर x ही आने वाला है, तो यहाँ पे log a पे a की पावर x प्लस वाई है, तो यहाँ आंसर x प्लस वाई आएगा। लेकिन हमने x प्लस वाई लेट का क्या किया था, log a m प्लस log a n, तो हम लेके क्या चले, हम लेके चले log a m n, और आ गया क्या log a m प्लस log a n। इसका मतलब log डॉट में ब्रेक होता है एडिशन में, यानी अगर मैं दो नंबर का प्रोडक्ट करके उसका लॉग लगाऊंगी तो इसका मतलब अलग अलग का लॉग लगा के मैं ऐड कर रही हूँ वैल्यू, तो ये वैल्यू सेम आएगी। सिमिलरली लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि log a m बाय n अगर मैं करूँ तो ये log a m माइनस log a n हो जाएगा। ये आप खुद से ट्राई करके देखो। हम क्या करेंगे, इस नंबर को x लेना है, इस नंबर को y लेना, और उसके बाद जैसा हमने m इंटू वाई के साथ किया वैसा ही m करेंगे, बस छोटा सा डिफरेंस ये है। एक्सपोनेंशियल के लिए हमें रिजल्ट पता होना चाहिए कि a रेस टू x इंटू ए रेस टू वाई करो, अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसी तरह अगर ए रेस टू एक्स बाय ए रेस टू वाई करेंगे तो ए रेस टू एक्स में ये ऊपर पावर नेगेटिव के साथ आएगा, और यहाँ पे बेस सेम होता है तो पावर वापस ऐड, तो ए रेस टू एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इसका मतलब डिवाइड होगा तो माइनस वाई, यही यहाँ पे ट्रिक यूज करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, log a रेस टू m की पावर अगर n हो तो इसको n log a m लिख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये यहाँ पे कर क्या रही हूँ, यहाँ मैं कर रही हूँ log a m कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, m इज मल्टीप्लाइड n टाइम्स हमने m को मल्टीप्लाई कर दिया। और अभी अगर हमने मल्टीप्लिकेशन का हमने अभी अभी पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन में log प्लस में ब्रेक होता है, तो ये log a m फिर log a m कितनी बार आ जाएगा, log a m n टाइम्स आ जाएगा। n टाइम्स आने का मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ n इंटू log a m। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमें पहला क्वेश्चन है ये पता चल रहा है हाफ की पावर, कोई फंक्शन है कोई वेरिएबल है हाफ की पावर, तो ये तो एक्सपोनेंशियल जैसा दिख रहा है जहाँ a की वैल्यू हाफ है, a की वैल्यू हाफ है तो इसका मतलब 1 से छोटी, और अभी हमने ग्राफ पढ़ा कि a की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज लेस देन 1/4 को भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है, देखो हाफ की जितनी पावर बढ़ाई जाएगी उतनी वैल्यू छोटी आएगी, यही मतलब है। तो जितनी पावर हाफ की बढ़ाएंगे उतना ही वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो पावर जरूर बड़ी होगी, तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x जरूर 2 से बड़ा होगा, तभी हम हाफ की पावर लगा रहे हैं। जैसे आप इजीली एग्जांपल देखो, 2 3 से बड़ा है तो हाफ की पावर 2 बड़ा ही होने वाला है हाफ की पावर 3 से। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर वैल्यू मेरी बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू कम ही होगी। तो यहाँ पे क्योंकि फंक्शन की वैल्यू गिवन है जो कि डिक्रीज हो रही है तो पावर जरूर बढ़ रही होगी, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 से बड़ा ही होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। ये कैसे आएगा, ये हमें आता है डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये यहाँ पे यूज करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी की वैल्यू है 2, यानी -2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -2 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है 1
और c की वैल्यू है -2 बाय 2 टाइम्स a इज 1। तो यहाँ से मुझे x मिला माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 डिवाइड बाय 2। तो इस वैल्यू को आगे सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू आई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 12, 8 और 4 12 होता है, 12 डिवाइड बाय 2, इसको लिख सकते हैं 2√3। तो यहाँ से हमें मिला x की वैल्यू आई 1 प्लस माइनस √3। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, मुझे x की दो वैल्यू मिली, एक तो x इक्वल टू 1 प्लस √3, एक x इक्वल टू 1 माइनस √3। तो हमें ये पता है कि जब x इक्वल टू a किसी पॉलिनोमियल का रूट होता है, इसका मतलब x माइनस a उसका फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमें दोनों रूट पता है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b। तो ये पॉलिनोमियल x इंटू a इंटू एक्स माइनस b हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पॉलिनोमियल आया क्या, पॉलिनोमियल आया x माइनस 1 प्लस √3 इंटू x माइनस 1 माइनस √3, और ये आना चाहिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव का मतलब या तो ये दोनों पॉजिटिव हों या ये दोनों ही नेगेटिव हों, तब हमारी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। हमें पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है, तो यहाँ हम वही यूज करेंगे। मान लो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस √3 होगा और यहाँ पे 1 माइनस √3 होगा। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू प्लस कब होंगी, दोनों ही वैल्यू प्लस होंगी यहाँ पे जब मेरा x इज ग्रेटर देन 1 प्लस √3 होगा। तो ऑब्वियसली 1 माइनस √3 से भी बड़ा हो जाएगा, तो दोनों ही वैल्यू आ जाएंगी पॉजिटिव। और या तो दोनों ही हो जाए 1 माइनस √3 से छोटी, क्योंकि जब x लेस देन √3 है तो वो हमेशा 1 प्लस √3 से भी छोटा ही होगा। ठीक है, तो इस केस में भी दोनों फैक्टर नेगेटिव हो गए, तो प्रोडक्ट हमें प्लस मिलने वाला है। तो इस केस में हमारे x की वैल्यू आई, या तो x हो जाए 1 माइनस √3 से छोटा, या x हो जाए 1 प्लस √3 से बड़ा। दो वैल्यूज आ गई बीच में, और आता है और हमेशा यूनियन में ब्रेक होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस √3 यूनियन 1 प्लस √3 से इन्फिनिटी। मैंने इक्वालिटी या फिर स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगाती तो मेरा x की वैल्यू 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 हो जाती, और 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3 तो इसके रूट हैं। तो इस केस में तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी, लेकिन मुझे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यहाँ पे चाहिए। इसके लिए मैंने ये हमारा ओपन ब्रैकेट यूज़ किया, जो कि सिर्फ इसका मतलब होता है ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो एक रिजल्ट और मैं बता देती हूँ, अगर log a x लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं log x बाय log a। ये रिजल्ट यहाँ पे यूज होगा, इसीलिए मैंने यहाँ बताया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं देखो प्रोडक्ट में हमें पता है ब्रेक हो जाता है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 1 बाय 1 प्लस log bc बाय log a, क्योंकि अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया, प्लस 1 बाय 1 प्लस log ac बाय log b प्लस 1 बाय 1 प्लस log ab बाय log c। अब मैं अगर इसका एलसीएम लूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय, यहाँ हो जाएगा log a प्लस log bc, पूरे के नीचे अगर log a आ रहा है, ठीक है, तो ये log ऊपर चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई क्या, ये वैल्यू आ गया, ऊपर आ जाएगा log a प्लस सिमिलरली यहाँ आ जाएगा log b, और अगर मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा log b प्लस log ac प्लस log c बाय log c प्लस log ab। प्रोडक्ट में log सम में ब्रेक होता है, ये प्रॉपर्टी हमने आज ही करी है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अब मैं यहाँ से ऊपर एक्सप्लेन कर देती हूँ, log a बाय, यहाँ हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में log सम में ब्रेक होता है इसीलिए। प्लस log b की जगह आ जाएगा, यहाँ भी आएगा log b प्लस log a प्लस log c प्लस log c में भी यही आ जाएगा log a, यहाँ वैल्यू आएगी log c प्लस log a प्लस log b। अब ये तीनों ही वैल्यू डिनोमिनेटर की सेम है। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब मैं एलसीएम ले लूँ अगर, तो log a प्लस log b प्लस log c क्या देगा मुझे,
ऊपर भी सेम आ जाएगा log a प्लस log b प्लस log c, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कट के वैल्यू आ जाएगी 1। सो आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके 1। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज एंड ऑल द बेस्ट।